रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में मिर्जा इस्माइल की सवाने हयात पढ़ रहा था। अब मैं पहले से ज्यादा तवज्जो से इस किताब के मुंदरजात पढ़ रहा था, क्योंकि इसमें वुडेर खानदान की तारीख और हालात वाकयात का पूरा खजाना मौजूद था। और मैं बेंगलोर महल में कदम रखने से पहले खुद को मेजबान के खानदान के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात से लैस करना चाहता था, ताकि महाराजा के गुफ्तगू के मौके पर अपने इल्म और काबिलियत का भरपूर सिक्का बिठा सकूं। मैंने कुछ देर मुताले के बाद पूरे 5 अबवाब की छलांग लगाई और सीधा छठे बाब यानी महाराजा श्री कृष्णा राजा वुडेर पर पहुंच गया। मैं इस बाब का सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफे के लिए गहरी तवज्जो से मुताला करना चाहता था, लेकिन महाराजा कृष्णा राजा के हालात जिंदगी इतने दिलचस्प थे कि मैं इब्तिदाई चंद सतूर में ही गोया शहर में गिरफ्तार हो गया। मिर्जा इस्माइल के मुताबिक 10वें वुडेर महाराजा के सिर्फ 36 साल की उम्र में खुनाक की बीमारी का शिकार होने के बाद उसके बेटे महाराजा कृष्णा को सिर्फ 10 साल की उम्र में महाराजा बना दिया गया था। ताहम उसके बालिग होने तक रियासत का सारा निजाम उनकी वालिदा महारानी वानी विलास ने इतनी उम्दगी से चलाया कि अंग्रेज सरकार भी उनकी इंतजामी सलाहियतों की कायल हो गई। मिर्जा इस्माइल ने आइंदा सतूर में 1902 में दुनिया की दूसरी सबसे अमीर रियासत के उमूर सल्तनत संभालने वाले महाराजा कृष्णा के बेशुमार महासिन और बतौर हुक्मरान कारनामे बयान किए थे और उसे फलसफी राजा के खिताब से नवाजा था, जो एक तरफ तो फन मौसीकी का गहरा ज़ौक रखता था तो दूसरी तरफ फनून सिपाहगरी में भी ताक था। अक्सर दीगर नौजवान हुक्मरानों की तरह ऐशो इशरत में गिरफ्तार होने की बजाय उसने मिर्जा इस्माइल जैसे मुशीरों से जल्द से जल्द रियासत का निजाम चलाने के गुर सीखने में दिलचस्पी का मुजाहरा किया था और उसके दौर में अवामी फलाह के बेशुमार काम सरंजाम दिए गए। यही वजह है 1940 में उसके इंतकाल पर पूरी रियासत में कई दिन सोग मनाया गया। ये बाब अभी पूरा ही हुआ था कि सखौंती मुझे बुलाने आ गई। मैंने अपनी हिकमत अमली के मुताबिक उससे लगावट की बातें की और फिर खाने की मेज पर पहुंच गया। वहां मिश्रा और सरस्वती के साथ खुशगवार अंदाज में गपशप चलती रही। गुफ्तगू का मौजू बेशतर वक्त महाराजा की दावत ही रही। कॉफी पीने के बाद मैं एक बार फिर अपने कमरे में आकर उसी किताब के मुताले में महव हो गया। अब मैं दूसरे बाब से आगे बढ़ रहा था। मैं तीसरे बाब तक पहुंचा ही था कि नींद ने आ घेरा और मैं किताब सरहाने रख कर सो गया। सुबह सवेरे बेदार होने के बाद मैंने वही कल वाली टी शर्ट और पाजामा पहना और अकबी दरवाजे से महल से निकल आया। बगली बागीचे में चंद चक्कर लगाने के बाद मैं अकबी समत चला गया। तब तक सूरज पूरी तरह निकल आया था। मैं खिरामा चलता हुआ सब्जियों के खेतों के पास पहुंचा और पहचानने की कोशिश करने लगा कि वहाँ कौन कौन सी सब्जियां बोई गई हैं। मैं अभी गोभी के खेत में दाखिल ही हुआ था कि किसी ने मुझे पीछे से पुकारा, नमस्कार सरकार। मैंने चौंक कर पीछे देखा। मुझसे लगभग 10 गज के फासले पर एक पस्ता कद गठीले जिस्म का उधेड़ उमर शख्स मौजूद था। सफेद कुर्ते से झांकते बदन की रंगत उसकी खाकिस्तरी धोती से काफी करीब थी। उसके दाएं हाथ में मौजूद खुरपी ने उसके मजीद कुछ बोलने से पहले ही उसका तारुफ करवा दिया। मैंने जवाबी नमस्कार करके कहा, गोभी की फसल बहुत बढ़िया हुई है। लगता है बहुत महारत और मेहनत से काम करते हो भैया। नाम क्या है तुम्हारा? उसने खुशी से लबरेज लहजे में कहा, धन्यवाद सरकार, मेरा नाम आशीष योगी है। बस भगवान की कृपा है, मैं तो बस अपना प्रयास करता हूँ। मैंने तारीफ भरे लहजे में कहा, तुम्हें पता है आशीष, सरस्वती तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। कल मेरे सामने तुम्हारी तारीफ कर रही थी। उसने आजिजी से एक बार फिर इजहार तशक्कुर किया। मैंने अपना मुख्तसर तारुफ करवाया और फिर उससे पूछा, आशीष भैया, मुझे लंबी दूरी तक चहलकदमी की आदत है। यहाँ किसी तरफ जाने पर पाबंदी या खतरा तो नहीं है? उसने सर खुजाते हुए कहा, प्रतिबंध तो कोई नहीं है, परंतु कांटेदार झाड़ियों और सांप बिच्छू से सतर्क रहिएगा। कभी कभी पिछले तरफ वाली बाड़ तोड़कर जंगली सुअरों के रेवड़ भी घुस आते हैं, जो अकेले मनुष्य पर हमला भी कर सकते हैं। मेरी माने तो कोई लाठी या छड़ी साथ ले लिया करें या मिश्रा जी से कहकर सिक्योरिटी वालों से कोई तमंचा लेकर अपने पास रख लें, किसी आड़े वक्त में काम आएगा। मैंने कहा, तुम्हारी सलाह का बहुत धन्यवाद आशीष भैया, मैं अब ऐसा ही करूंगा। नमस्कार, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। इतना कहकर मैं वहां से चल पड़ा। आज मैं सोच कर निकला था कि सिक्योरिटी अहलकारों की बैरकों का महल वकू देख कर वापस जाऊंगा। लगभग 1 फरलांग मजीद भटकने के बाद बिलाखिर मुझे 3-3 की 2 कतार की शक्ल में बने कमरे नजर आ गए। उन सब के सामने धाती चादरों से बरामदे बनाए गए थे। कुछ हटकर बने 4 छोटे कमरे शायद बैतुल खला के तौर पर इस्तेमाल होते होंगे। कमरों के सामने मौजूद खुली जगह पर 3 दस्ती नल के नस्ब थे, जिनमें से एक के नीचे एक तनुमंद शख्स नहा रहा था।
दूर एक बरामदे में एक शख्स शायद सब्जियां काट रहा था। मैंने ज्यादा करीब जाने की कोशिश नहीं की। मेरा मकसद पूरा हो चुका था, लिहाजा मैं वहां से पलटा और टहलता हुआ वापस कमांडेंट हाउस पहुंच गया। मैं अकबी दरवाजे से अपने कमरे में पहुंचा और गुस्ल करके लिबास तब्दील कर लिया। मैं गुज़िश्ता रोज ही अपने मेजबानों को कह चुका था कि मैं नाश्ता अपने कमरे में करूंगा, लिहाजा कुछ ही देर बाद सकूनती नाश्ते की क़ाब और चाय का थर्मोस उठाए पहुंच गई। उसने चहचहाते हुए नमस्कार किया। मैंने पहली नजर में देख लिया था कि उसने अपने आप को सजाने संवारने में खासी मेहनत कर रखी है, लिहाजा उसने जैसे ही खाने की मेज पर बर्तन रखे, मैंने शहद भरे लहजे में कहा, ये आज किस पर बिजली गिराने के विचार हैं सकूंती जी? उसने इठलाते हुए कहा, आप बड़े शरारती हैं। इस उम्र में बन संवर कर मैं क्या करूंगी? मैंने अपना लहजा गंभीर बनाते हुए कहा, तुम कौन सा अभी बुढ़ी हो गई हो सकूंती? वैसे भी शराब और चावल जितने पुराने हो उनका मजा उतना ही भरपूर हो जाता है। तुम्हारा तो उम्र ने अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने देखा कि मेरी बातों से उसकी आंखों से खुमार सा उतरने लगा। मैंने जल्दी पर तेल डालने के लिए कहा, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मेरे सामने बैठ जाओ ताकि मैं नाश्ते के साथ तुम्हारे दीदार के घूंट भी भरता जाऊं। मेरी बात सुनकर उसने निढाल से लहजे में कहा, ऐसी बातें न करो रोहित जी, मुझे कुछ कुछ होता है। मैंने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो पक्का सबूत है कि तुम्हारे जज्बात में अब भी भरपूर तपिश बाकी है। उसने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन शायद जज्बात की शिद्दत से अल्फाज उसके हलक में अटक गए। मैंने उसे मजीद तहरीक देने से गुरेज करते हुए उसे उसके हाल पर छोड़ा और नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो मेरे सामने बैठी उखड़े उखड़े सांस लेती रही, फिर रफ्ता रफ्ता वो पुरसुकून हो गई। मैंने नाश्ता करके चाय की चुस्की लेते हुए उसे मुखातिब किया, तुमने कल बताया था कि तुम्हारे पास जेवर नहीं है। मैंने देखा कि उसकी आंखों की चमक अचानक बढ़ गई है। उसने बेताबी से हाँ में सर को जुम्बिश दी। मैंने पुरसुकून लहजे में पूछा, तुम्हें कौन सा जेवर सबसे ज्यादा पसंद है? उसने कहा, सभी अच्छे लगते हैं, झुमका, कंगन, नथली, बूंदे। मैंने कहा, तुमने मेरा सवाल ध्यान से नहीं सुना सकूंती। मैंने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा जेवर पसंद है? या यूं कह लो कि तुम्हारे पास कोई एक जेवर खरीदने के दाम मौजूद हो तो तुम कौन सा जेवर खरीदोगी? उसने कुछ सोचकर फैसला कुन लहजे में कहा, कंगनों की जोड़ी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक ठीक जवाब दिया ना तुमने। अच्छा ये बताओ, चांदी के कंगनों की जोड़ी कितने रुपयों में आएगी? उसने अपने लहजे की मुसरत आमेज लर्जिश छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, ये मैं क्या जानू रोहित बाबू, मेरे विचार से 40-50 रुपए के अंदर आ जाएंगे। मैंने पूछा, और सोने के कंगन? मेरी बात सुनकर उसकी आंखें फरते है जान से फैल गईं। उसने लगभग हाँपते हुए कहा, मेरे अनुमान से सोना 150 रुपए तोला है। ये कहकर वो सांस रोक के मेरा मुंह देखने लगी। मैंने चाय की प्याली खाली करके रखी और धीमे लहजे में कहा, सोने का तो बाद में देखा जाएगा, ऐसा करो तुम मुझसे 60 रुपए ले लो और दोपहर में जाकर अपनी पसंद के चांदी के कंगन खरीद लाओ, ठीक है? उसके चेहरे ने कई लम्हों में कई रंग बदले, फिर उसने खुशी से हकलाते हुए कहा, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं जेब टटोलता उसने कहा, परंतु मैं आज कंगन लेने नहीं जा सकती, आप दाम दे दो, मैं कल ले आऊंगी। मैंने हैरत से कहा, अभी तो तुम इतनी उतावली हो रही थी और अब कल पर टाल रही हो, सब ठीक तो है? उसने अपना लहजा मुस्तहकम बनाने की कोशिश की, बोली, हाँ रोहित जी सब ठीक है। उसके लहजे से मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा मैंने उसे कुरेदने का फैसला किया। कहा, तुम्हें पता है ना, आज सरस्वती मुझे सुल्तान टीपू का बाग दिखाने ले जा रही है। उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने बात आगे बढ़ाई, कहा, इसका मतलब है मिश्रा जी को लंच भिजवाने के बाद तुम्हें शाम तक की छुट्टी मिल जाएगी। शहर जाने का इससे अच्छा मौका तुम्हें कौन सा मिलेगा? उसने कहा, वो तो ठीक है, परंतु एक अड़चन है जिसके कारण मैं आज नहीं जा सकती। आप मेरा विश्वास करो, मैं कल जरूर ले आऊंगी। अब मुझे यकीन हो चला था कि दाल में जरूर कुछ काला है। ये औरत मुझसे कोई अहम बात छुपा रही है, कोई ऐसा राज जिसे जानना शायद मेरे लिए फायदेमंद हो। लिहाजा मैंने कहा, चलो अगर ये बात है तो कल की कल देखी जाएगी। हो सकता है मैं 1-2 दिन में जाकर तुम्हारे लिए कंगन ले आऊं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। मैं उसकी इस हालत की वजह बखूबी समझ रहा था। उसने पहले ही कंगनों की कीमत कम से कम दुगनी तो जरूर बताई थी। मैं खुद खरीद कर लाता तो उसे कम से कम आधों आध का नुकसान होता, जबकि उसे ये भी खतरा रहा होगा कि मामला आइंदा के लिए टला तो कहीं बिल्कुल रफा दफा न हो जाए। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी 60 रुपए तुम्हें देने को तैयार हूँ। जी चाहे तो जेवर खरीदो या जी चाहे तो ना खरीदो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम आज कंगन खरीदने क्यों नहीं जा सकती। वो कुछ हिचकिचाई और फिर धीमे लहजे में बोली, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं तो बता देती हूँ, परंतु मुझे वचन दें कि ये बात सरस्वती को नहीं बताएंगे। मैंने धड़कते दिल के साथ कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि ये राज हम दोनों के दरमियान रहेगा। अब बताओ ये चक्कर क्या है? उसने रुक रुक कर बताया। बोली, वो बात यह है
सरस्वती मैडम आपके साथ सारे दिन के लिए जा रही हैं, तो मिश्रा जी आज दफ्तर से छुट्टी करेंगे और मेरे साथ। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस भरी। मेरा अंदाजा ठीक ही निकला। ये लालची औरत बिला वजह इतनी बड़ी रकम जाया होने का खतरा मोल नहीं ले सकती। मैंने गहरी नजरों से उसे देखा, कहा अच्छा तो ये बात है। मिश्रा जी मुंह का जायका बदलने का इरादा रखते हैं, तो अब ये भी बताओ कि वो मिश्रा तुम्हें इसका कितना ओवर टाइम देगा। वो कुछ झिझकी, फिर अपने लहजे में एतमाद भरते हुए बोली 10 या मन ज्यादा खुश हुआ तो 15 रुपए। उसके लहजे में शर्मसारी नापैद पाकर मैंने कहा अच्छा अब ये भी बता दो कि ये मौज मस्ती बल्कि रासलीला की ये महफिल क्या वो अपनी ख्वाबगाह में सजाएगा। उसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया, बोली वो इतना पागल थोड़ी है, ये घर तो हर वक्त खुला रहता है, कोई भी किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, और कोई नहीं तो क्या पता सरस्वती मैडम ही अचानक वापस आ जाएं। मिश्रा जी कच्ची गोलियां नहीं खेलता, ऐसे काम के लिए उसने अलग ठिकाना बना रखा है, वहाँ कोई उसकी मौज मस्ती में रुकावट डालने नहीं आ सकता। मैंने जेब से नोट निकाल कर 60 रुपए अलग किए और उसे दिखाते हुए कहा अब ये भी बता दो कि वो खुफिया ठिकाना कौन सा है। उसने ललचाई हुई नजरों से नोटों की तरफ देखा और फिर कहा आपके कमरे के पिछली तरफ जो गलियारा है वहीं से एक जीना ऊपर वाली मंजिल पर जाता है। वो जीने के अंदर से कुंडी लगाकर मुझे ऊपर ले जाता है, जहाँ चारों तरफ झरोकों वाला एक चौबारा है। वहाँ उसने अपने मतलब का सब सामान छुपा रखा है। कोई सारे महल का चक्कर लगा ले तो भी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि ऊपर चौबारे में हम कौन सा खेल खेल रहे हैं। मैंने 60 रुपए के नोट लहराते हुए कहा ठीक है, तुम आज भी बेफिक्र होकर उसका दिल खुश करो, मगर उन रुपयों का बल्कि काम होने पर मजीद 40 रुपए कमाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। उसने परेशान नजरों से मुझे देखा, बोली कौन सा काम। मैंने कहा तुम उसे चौबारे में छोड़कर किसी बहाने से जीने में आओगी और जीने के दरवाजे की कुंडी खोलकर वापस चली जाओगी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। बोली मैं ऐसा नहीं कर सकती, मिश्रा को पता चल गया तो मेरा बहुत बुरा हशर करेगा। मैं वायुसेना में अर्दिली हूँ, वो मुझे नौकरी से निकलवा देगा और मेरी पेंशन भी मंजूर नहीं होने देगा। मैंने मजबूत लहजे में कहा तुम फिक्र न करो, उसे हरगिज पता नहीं चलेगा, और अगर उसे पता चल भी गया तो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। वो मेरी बात सुनकर गहरे तजब्जुब में पड़ गई। मैंने जाल की रस्सी खींचते हुए कहा सोच लो, अगर मेरे काम आओगी तो मैं तुम्हें और धन भी दूंगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा परंतु इसमें बहुत डेंजर है। मैंने सख्त लहजे में कहा अपने भेजे से काम लो सकूंती, तुम्हें ये बात मिश्रा को पता लगने से डर लग रहा है ना। तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं खुद भी ये बात उसे बल्कि सरस्वती को भी बता सकता हूँ। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसका चेहरा चंद लम्हों के लिए खौफ से जर्द पड़ गया, फिर उसने खुद को संभालते हुए मरे मरे से लहजे में कहा ठीक है मैं कुंडी खोल दूंगी, परंतु। मैंने उसकी बात काटते हुए उसे डपटा। मैंने कहा ना कि उसे पता नहीं चलने दूंगा। अब ये रुपए पकड़ो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, कहीं सरस्वती न तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आ जाए। उसे पहले ही तुम्हारे सारे करतूतों की खबर है, लेकिन अपने घर में ये हरकत वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे ने एक बार फिर रंग बदला, ताहम नोट हाथ में आते देखकर उसकी हालत संभल गई और वो 60 रुपए अपने लिबास में छुपाते हुए नाश्ते के बर्तनों समेत वहाँ से चल दी। मैं एक बार फिर सरस्वती के बुलावे का इंतजार करने लगा। बिलाखिर लाइब्रेरी की समत वाले दरवाजे पर एक बार फिर आहट हुई। मैंने चौंक कर देखा, दरवाजा खुला और मुझे सरस्वती अंदर दाखिल होती नजर आई। उसने निहायत खूबसूरत बनारसी साड़ी जेबतन कर रखी थी। सर पर बड़े से जूड़े से उसका कद मजीद ऊंचा लग रहा था। 16 सिंगार न भी किए हों तो उसने अपने हुस्न को निखारने में कोई कसर न छोड़ी थी। खुसूसन आंखें तो काली कटार नजर आ रही थी। उसने मेरी आंखों में अपने लिए सताइशी तासुरात भांप लिए होंगे। उसके बावजूद उसने पूछा, बहुत दिनों के बाद खुद पर भरपूर तवज्जो दी है रोहित जी, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, कातिल, बल्कि बेरहम कातिल लग रही हैं सरस्वती जी। मिश्रा बदनसीब है जो आप जैसी अप्सरा के घर में होते हुए इधर उधर गंद में मुंह मारता फिरता है। मुझे लगा कि मुझे दूसरा जुमला नहीं कहना चाहिए था, कहीं उसे मिश्रा और सखोंती के मामले की भनक न पड़ जाए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। ताहम मैंने बात बनाई, कहा कुछ लोगों को भगवान उनकी औकात से बढ़कर नवाज देता है, इसलिए उन्हें अपने पास मौजूद नेमत की कदर नहीं होती। बहरहाल ऐसे लोगों की किस्मत पर अफसोस करना फजूल है। ये बताइए क्या हमारी रवानगी का इंतजाम हो चुका है? सरस्वती ने बुझे बुझे से लहजे में कहा, हाँ जीप तैयार है, ड्राइवर बस आने ही वाला है। सखोंती ने कुछ खाने पीने की अशिया भी तैयार कर दी हैं। मैंने उसकी बात सुनकर जल्दी से कहा, ड्राइवर की क्या जरूरत है सरस्वती जी, मुझसे अच्छी गाड़ी तो नहीं चला सकता वो। फिर मैं शरारत से मुस्कुराया,
कहा माना के फूल के साथ कांटा भी हुआ करता है, लेकिन जब इख्तियार है तो खामखा किसी तुम छल्ले को साथ लगाए रखने की क्या जरूरत है। उसके लबों पर भरपूर मानी खेस मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने शहद भरे लहजे में कहा, आपकी यही ख्वाहिश है तो हमारी क्या मजाल के इससे रूगर्दानी करें। चलें, इसी बहाने आपका गाड़ी चलाने का हुनर भी जांचने का मौका मिल जाएगा। मैंने कहा, फिक्र न करें, इस मामले में मुझे आप खालिस पेशावर ड्राइवर पाएंगी। यानी हम सफर कितना भी दिलनशी हो, मेरी तवज्जो मुतासिर नहीं होती, बल्कि हसी जिम्मेदारी के एहसास के तहत ज्यादा एहतियात से गाड़ी चलाता हूँ। हो सकता है आप वापस लौटने पर मिश्रा जी से फरमाइश कर दें कि नाचीज को फौरन गाड़ीबान के ओहदे पर फाइज कर दिया जाए। मेरी बात सुनकर वो बेसाख्ता हंस पड़ी। तभी मुझे सकूनती का बताया हुआ घिनौना राज याद आ गया। मैंने पूछा, अच्छा ये तो बताइए कि सैर तफरी के लिए रवानगी से पहले एक पतिवर्ता बेगम की तरह मिश्रा को भी दफ्तर रवाना कराई हैं, या मैं तवक्को कर रहा था कि सकूनती के साथ रंगरलियां मनाने के लिए मिश्रा ने तबीयत की नासाजी का बहाना करके छुट्टी कर ली होगी। लेकिन खिलाफ तवक्को सरस्वती ने कहा, फिक्र न करें, हमारे सरताज खा कितने भी कमजर्फ और पस्त किरदार हों, हम अपने फराइज से गफलत नहीं बरतते। मौसूफ उम्दा नाश्ता करके दफ्तर तशरीफ ले जा चुके हैं और सकूनती उनके लिए दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है। मैं समझ गया कि मिश्रा अपनी शर्मनाक वारदात के लिए बहाना बनाकर घर में रुकने की बजाय कोई दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करने वाला है। सरस्वती मेरे ख्यालात से बेखबर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ कमांडेंट हाउस के पोर्च में खड़ी जीप तक पहुंचा। एक रीछ नुमा वर्दीपोश शख्स ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन सरस्वती ने गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठने की बजाय उसे कहा, मनोहर दास, गाड़ी की चाबी रोहित जी के हवाले कर दो, ये गाड़ी खुद चलाकर सरंगापटना ले जाएंगे, तुम बाकी दिन की छुट्टी मनाओ। सकूनती ने खाने का टिफिन और दोनों थर्मस गाड़ी में रख दिए हैं ना? मनोहर ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ गाड़ी की चाबी मेरी तरफ बढ़ाते हुए सरस्वती को कहा, हाँ जी मैडम, जीप के पिछले हिस्से में रखे हैं। मिश्रा जी के ऑर्डर पर मैंने माली से ताजा फल भी मंगवा लिए थे। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, ब्रेक थोड़ा नीचे जाकर लगता है सर, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। सरस्वती बिला तकल्लुफ मेरे पहलू में बराजमान हो गई। इग्निशन में चाबी घुमाते ही जीप का ताकतवर इंजन हल्की सी झुरझुरी लेकर बेदार हो गया। हम दरमियानी रफ्तार से कमांडेंट हाउस के मरकजी फाटक की तरफ बढ़े। इस मुख्तसर दौरानिये में मुझे मालूम हो चुका था कि गाड़ी का इंजन बहुत अच्छी हालत में है। जाहिर है कमांडेंट के घर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की हालत तो अच्छी ही होनी चाहिए थी। सरस्वती की रहनुमाई में हम रिहायशी कॉलोनी के अकबी फाटक से गुजरे, जहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने गाड़ी को दूर ही से बढ़ता देखकर दोनों पट खोल दिए और मुस्तैद होकर खड़े हो गए। मैंने लांबा की तलाश में आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं दिखाई न दिया। अब हम एक साफ सुथरी और कुशादा सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। मौसम बहुत खुशगवार था। मौसम की वजह से सरस्वती की तबीयत में भी जौलानी थी और वो मेरे चुटकुलों पर दिल खोल कर कह लगा रही थी। ताहम इस दौरान मेरी नजरें मुसलसल अपने ताकुब में आने वाली कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल तलाश कर रही थी, लेकिन शहर की हुदूद से बाहर निकलने तक काफी कोशिश करने के बावजूद मुझे किसी गाड़ी पर शक न हुआ। बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लांबा ने गालिबन हमारी जासूसी की जिम्मेदारी उस ड्राइवर मनोहर ही को सौंपी होगी जिसे हमने गैर मुतवक्के तौर पर छुट्टी दे दी। बहरहाल मेरे आसाब से कम वक्ती तौर पर बोझ कुछ कम हो गया था। सरस्वती की रहनुमाई में चंद छोटी बड़ी सड़कों पर चंद मोड़ घूमने के बाद हम एक चौड़ी सड़क पर पहुंच गए, जिस पर अच्छा खासा ट्रैफिक रवां दवां था। दोनों तरफ हरे भरे खेत चल रहे थे। दरमियान में वक्फे से बागात, जौहड़ और नहरें भी आती रहीं। बहैसियत मजमूई बहुत ही सरसब्ज इलाका था। मैंने गाड़ी की रफ्तार दरमियानी रखी हुई थी और काफी एहतियात से गाड़ी चला रहा था।